नमस्कार। सोचकर देखिए, एक ऐसी हाईटेक फैक्ट्री के बारे में जो कभी बंद नहीं होती। जी हाँ, हमारा अपना शरीर और हमारे आसपास मौजूद हर एक जीव। ये एक ऐसी शानदार मशीन है जो लगातार अपना मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण करती रहती है। आज हम इसी बायोलॉजिकल फैक्ट्री के सीक्रेट्स डिकोड करेंगे। अब एक दिलचस्प सवाल पर आते हैं। क्या पूरी तरह से शांत या सोते समय भी शरीर को ऊर्जा चाहिए? बिल्कुल। जब हम गहरी नींद में होते हैं या कोई विशेष काम नहीं कर रहे होते, तब भी शरीर में टूट-फूट और क्षति को रोकने के लिए एक 24/7 एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है। मेंटेनेंस का ये काम किसी भी हाल में नहीं रुकता। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव और जटिल बहुकोशिकीय जीवों को कंपेयर कीजिए। एक कोशिकीय जीव अपनी वातावरण के सीधे संपर्क में रहते हैं, तो गैसों या भोजन का लेन देन साधारण विसरण यानी सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। लेकिन सजीवों की जटिल शारीरिक संरचना के कारण हर कोशिका बाहरी वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती। ऐसे में ये साधारण विसरण विशाल शारीरिक जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह फेल हो जाता है। और यही वजह है कि हमारे अंदर इतने स्पेशल और जटिल अंगतंत्र विकसित हुए हैं। आज की इस चर्चा में हम एक पूरी बायोलॉजिकल सप्लाई चेन को समझेंगे। ये 5 अहम पड़ाव हैं: जीवन का अनुरक्षण, पोषण, श्वसन, वहन और आखिर में उत्सर्जन। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, जीवन का अनुरक्षण। ये हर सजीव की सबसे बेसिक जरूरत है। असल में जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस है क्या? आसान शब्दों में ये वो सारी प्रक्रियाएं हैं जो सम्मिलित रूप से सजीवों में अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। शारीरिक संरचना को विघटित होने से बचाने के लिए और किसी भी प्रकार की क्षति को रोकने के लिए इन प्रक्रमों का लगातार चलते रहना बहुत जरूरी है, फिर चाहे जीव सो ही क्यों ना रहा हो। अब चलते हैं इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री के दूसरे फेज में, पोषण। शरीर के अनुरक्षण और वृद्धि के लिए ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा हमें भोजन रूपी कार्बन आधारित कच्चे माल से प्राप्त होती है। दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग जीव अपना ये कच्चा माल कैसे जुटाते हैं। इसके 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है स्वपोषी पोषण, जहां हरे पौधे और कुछ जीवाणु सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से अपना खाना यानी ग्लूकोज खुद बनाते हैं। दूसरा है विषमपोषी पोषण। इसमें जंतु और कवक अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं। वे इस बाहरी जटिल भोजन को तोड़ने के लिए एंजाइम्स नामक जैव उत्प्रेरकों का इस्तेमाल करते हैं। मनुष्यों में तो ये प्रोसेस बिल्कुल किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसा है। शुरुआत मुंह से होती है, जहां लार में मौजूद एंजाइम स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर खाना आमाशय में पहुंचता है, जहां अम्लीय वातावरण में इसका विखंडन होता है। और अंत में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में अंतिम पाचन पूरा होता है और शरीर सारे जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है। कच्चे माल के जुगाड़ के बाद बारी आती है तीसरे चरण की, श्वसन। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना और उसी ऑक्सीजन का उपयोग करके खाद्य स्रोतों का विखंडन कर सेल्युलर ऊर्जा मुक्त करना ही श्वसन कहलाता है। कोशिकाएं ऊर्जा बनाने के लिए अलग-अलग रास्ते चुन सकती हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का भरपूर इस्तेमाल होता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी ऊर्जा बनती है। दूसरी तरफ है अवायवीय श्वसन, जहां ऑक्सीजन नहीं होती, जैसे यीस्ट में, जहां इथेनॉल बनता है। या फिर कभी-कभी जब हम बहुत भारी व्यायाम करते हैं तो हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक अम्ल बन जाता है। यही वो एसिड है जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स या एंठन महसूस होती है। ऊर्जा बनने की ये यात्रा सच में कमाल की है। शुरुआत होती है 6 कार्बन वाले ग्लूकोज अणु से, जो पहले टूटकर 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में बदलता है। इसके बाद अलग अलग रास्तों से होते हुए ये ऊर्जा एटीपी यानी एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। ये एटीपी कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन है, यानी जीवन की सबसे जरूरी एनर्जी करेंसी। और ये एनर्जी करेंसी कितनी पावरफुल है, इसका एक बहुत ही सटीक आंकड़ा है 30.5 किलोजूल प्रति मोल। जब किसी एटीपी अणु का आखिरी फॉस्फेट बॉन्ड जल के उपयोग से टूटता है तो ठीक इतनी ही ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा से कोशिका के अंदर की तमाम आंतरोष्मी क्रियाएं बिना रुके संचालित होती हैं। अब ऊर्जा तो बन गई, लेकिन इसे हर जगह पहुंचाना भी तो है। यही एंट्री होती है हमारे चौथे चरण की, वहन, यानी हमारा जटिल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क।
भोजन, ऑक्सीजन और वर्ज्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस वहन तंत्र का होना अत्यंत आवश्यक है। जरा इस चौंकाने वाले फैक्ट के बारे में सोचिए। यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन सिर्फ साधारण विसरण द्वारा गति करती, तो फेफड़े से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में करीब 3 साल लग जाते। सोचिए, 3 साल। ये साफ दिखाता है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय शरीर में एक विशिष्ट और तेज परिवहन तंत्र का होना कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक मजबूरी है। और उस धीमी विसरण वाली प्रॉब्लम का बायोलॉजिकल सॉल्यूशन क्या है? हीमोग्लोबिन। लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद ये वो महत्वपूर्ण श्वसन वर्णक है जिसकी ऑक्सीजन के प्रति बहुत उच्च बंधुता होती है। ये ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में तेजी से पहुंचाने वाला एक बेहतरीन बायोलॉजिकल डिलीवरी वाहन है। मनुष्यों में ये पूरी डिलीवरी सर्विस हमारा हृदय कंट्रोल करता है। मानव हृदय एक अत्यंत कुशल दोहरे परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन तंत्र पर काम करता है। पहले विऑक्सीजनित रक्त हृदय के दाहिने हिस्से में आता है। वहां से इसे ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। फिर वो फ्रेश ऑक्सीजनेटेड रक्त लौटकर हृदय के बाएं हिस्से में आता है और वहां से उच्च दाब के साथ पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। इस सिस्टम की वजह से ऑक्सीजनेटेड और विऑक्सीजनेटेड रक्त आपस में मिलने से पूरी तरह बच जाते हैं। जंतुओं की बात तो हो गई, अब जरा पौधों की लॉजिस्टिक्स प्रणाली भी देख लेते हैं। इनमें 2 स्वतंत्र पाइपलाइन सिस्टम होते हैं। पहला है जाइलम, जो वाष्पोत्सर्जन कर्षण की मदद से जड़ों से जल और खनिजों का वहन करता है, और दूसरा है फ्लोएम, जो एटीपी ऊर्जा का सक्रिय रूप से उपयोग करके पत्तियों में बने भोजन का पौधे के बाकी हिस्सों तक स्थानांतरण करता है। अब हम आ गए हैं इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री के बिल्कुल अंतिम चरण पर, उत्सर्जन यानी कचरा बाहर निकालना। शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कई हानिकारक और विषैले अपशिष्ट उत्पाद बनते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना अनिवार्य है। इन विषैले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को शरीर से निकालने के लिए मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी होती हैं। वृक्क के भीतर लाखों सूक्ष्म निस्पंदन इकाइयां होती हैं, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। यही रुधिर को छानकर मूत्र का निर्माण करते हैं। और यदि किसी कारण से वृक्क काम करना बंद कर दें, तब मेडिकल साइंस के पास एक बैकअप है, कृत्रिम वृक्क, जिसे हम अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। इसके जरिए कृत्रिम रूप से रुधिर को साफ किया जाता है। अब पौधों के पास तो कोई किडनी या नेफ्रॉन होते नहीं, फिर भी वो बड़े ही रचनात्मक तरीकों से अपना उत्सर्जन करते हैं। वे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त पानी निकाल देते हैं, अपनी पुरानी पत्तियों को गिरा देते हैं या फिर कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में अपशिष्ट जमा कर लेते हैं। यहाँ तक कि वे पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद के रूप में भी अपना अपशिष्ट संचित कर लेते हैं। इन सारे जैव प्रक्रमों और इस पूरी सप्लाई चेन की अविश्वसनीय जटिलता को देखने के बाद मन में एक गहरा सवाल उठता है। अब जब हम अपनी शारीरिक संरचना के भीतर 24/7 चलने वाली इस शानदार बायोलॉजिकल फैक्ट्री की कार्यप्रणाली को इतनी अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो हम इसे सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बेहतर कदम उठा सकते हैं? आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन जैविक चमत्कारों पर विचार जरूर